हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं टॉपिक इंडियन लेजिस्लेचर की। तो बच्चों, लेजिस्लेचर जो है हमारी मेन तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है या लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के तीन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी हम आज लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और कर रहे हैं नेशनल लेजिस्लेचर के बारे में। तो ये जो है लेजिस्लेचर, ये बैठती है संसद भवन में। ये संसद भवन का चित्र है। यहाँ पर दो हाउसेज होते हैं। बाई कैमरल है, यानी दो हाउस, दो सदन है। एक लोकसभा है जो लोअर हाउस कहलाता है, और एक राज्यसभा है वो अपर हाउस कहलाता है। तो जो लोकसभा है, इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और वो सरकार चलाते हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि ये कैसे होता है। अब पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उत्तर प्रदेश लें तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रतिनिधि जनता के होंगे, ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र होंगे। लेकिन सिक्किम देखो तो वो छोटा है, तो वहाँ पर कम होंगे। तो इस तरह से पूरा देश निर्वाचन क्षेत्रों में है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनकर यहाँ पर पार्लियामेंट में आता है। अब वो थोड़ा सा बात करते हैं वो कैसे होता है। कि अब निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड हो गए। मान लीजिए एग्जाम्पल है कि दिल्ली के 7 हैं, एक करोल बाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मान लीजिए कि चांदनी चौक की है। अब क्या है, हम ये भी मान लेते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। अब हर निर्वाचन क्षेत्र से वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बीजेपी मान लीजिए करोल बाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, बीजेपी ने। कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया। इस तरह से पूरे भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये सब निर्वाचन क्षेत्रों से सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रतिनिधि खड़ा करते हैं। उसके बाद जो एडल्ट लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो वोट करते हैं। ठीक है, इसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब 18 साल से ऊपर के लोग जब वोट कर रहे हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए मैंने करोल बाग का उदाहरण लिया, यहाँ से बीजेपी जीत गई, यानी दो खड़े हुए थे, कांग्रेस और बीजेपी के, तो इसमें बीजेपी जीत गई। चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से कांग्रेस जीत गई। इस तरह से अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं और कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगा। तो 543 जितने भी हैं निर्वाचन क्षेत्र, उससे जीते हुए प्रतिनिधि 543 यहाँ कर बैठेंगे। अब इनमें से जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिल गए, मान लो 543 में से जिसको बहुमत प्राप्त हुआ, हम मानते हैं कि बीजेपी को मिला है जैसे अभी, तो बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 543 है, मान लो बीजेपी को 300 मिले थे, तो 300 ये बैठेंगे और बाकी ऑपोजिशन के भी जो जीते हैं वो यहीं बैठेंगे। तो इस तरह से लोकसभा में जो पक्ष और विपक्ष, जो जीती हुई पार्टी है वो सरकार बनाएगी, और बाकी लोग जो पार्टी जीती नहीं है या जिसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, वो विपक्ष में बैठेंगे। तो ये 543 सदस्य यहाँ बैठेंगे। अब जिसको बहुत मिला वो सरकार बनाएगा। जो उनका लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी बन गए। और फिर इन्हीं में से जो जीती हुई पार्टी है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कैबिनेट मिनिस्टर को चुनेंगे। कैबिनेट यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, इनको पोर्टफोलियोज मिलते हैं। तो ये कुछ चुने हुए लोग जो मंत्री बनते हैं, ये कैबिनेट कहलाते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेचर का हिस्सा भी है। दूसरी है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं। Legislature are elected by the people and work on behalf of people. लोगों के behalf पे ये काम करते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं।
अब इतनी बड़ी जनसंख्या, सब लोग तो सरकारी कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए कुछ लोग जो चुन कर आए हैं वो लोगों के बिहाव पर सरकार चलाते हैं। अब ये जो लेजिस्लेचर है इसका मेन काम तो लॉ बनाना है ही। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं, क्या है लेजिस्लेचर, क्या काम मेक्स लॉज, कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, और राज्यसभा के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, थोड़ा लोकसभा के बारे में भी जानेंगे। अब दूसरी बात यह, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? अभी हमने देखा कि वो लोगों के बिहाफ पे सरकार चलाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, क्या किस लिए चाहिए? पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बड़ी हमारे देश की जनसंख्या है, सभी लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट एंश्योर्स दैट सिटीजंस हैव ए वॉइस इन हाउ दे आर गवर्न। लोगों ने जिनको वोट दिया है, किस बेसिस पे दिया है, उनका जो एजेंडा है, जो उनका घोषणा पत्र है, तो उनको लोगों की इनडायरेक्टली वॉइस यहाँ पर सुनी जाती है। थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इट एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म टू डाइवर्स व्यूज। लोगों के जो अलग अलग व्यूज हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग लॉज और डिसीजंस बनाए जाते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लोगों की चाहत है, उसके हिसाब से ही लॉज बनाए जाएंगे और डिसीजंस बनाए जाएंगे, और लोगों की वॉइस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर लॉ मेकिंग है, मेन फंक्शन तो लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग है। पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड पासिंग लॉज दैट गवर्न सोसाइटी। दीज लॉज एड्रेस ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। मैंने जैसे बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जिससे कि सभी लोगों को जस्टिस मिले और एंश्योर ऑर्डर एंड जस्टिस। तो सभी लोगों को न्याय मिले इन द सेंस कि सबकी आवाज को सुना जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब क्या है कि लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, तो ये दोनों चाहे लेजिस्लेचर का हिस्सा है, लेकिन दोनों एक दूसरे की पावर पे चेक रखते हैं। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर बहुत स्ट्रांग हो जाए और ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल हो जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट किससे करती है? मिनिस्टर्स से। जो यहाँ पर मिनिस्टर्स बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो मिलके एग्जीक्यूटिव बनता है। इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस। तो लेजिस्लेचर देखती है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो, एंड प्रिवेंट्स एनी सिंगल ब्रांच फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर। ना तो लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर आ जाए, ना ही एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए। प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड फेयरनेस। आस्क क्वेश्चंस। अब क्या करते हैं, ये कैसे होता है कि ये तो ओपन फोरम है। आप टीवी में भी देखते रहते हैं, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीरो आवर में पूछ सकते हैं, और अगर कभी ऐसा हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा ऑफ गवर्नेंस एंड कैरीज देम थ्रू। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, चेक्स एंड बैलेंसेस में ये भी बहुत डिबेट्स एंड डिस्कशन। कोई भी जो लॉ लाया जाएगा या जो पॉलिसीज लाई जाएंगी उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, हंगामा होता है, वॉकआउट्स होते हैं, है ना। और कई बार सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। और क्या वॉकआउट में प्रोटेस्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये सब है, ये ऑपोजिशन करती है, और ये बहुत जरूरी है ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी ना कर सके, जो एग्जीक्यूटिव है अपनी मनमानी ना करे, ऐसे फैसले ना ले लें जो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और कई बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा ऑपोजिशन का प्रेशर हुआ है कि जो डिसीजंस लिए गए कई बार उनको रोल बैक करना पड़ा।
Legislature helps people holding the representatives accountable और has power to choose and dismiss government. अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करे तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है। अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है। तो पार्लियामेंट में तो 543 मेंबर हैं और इसमें से कुछ मिनिस्ट्रीज हैं वो एग्जीक्यूटिव बनती है, जो कैबिनेट बनती है। अब ये पावरफुल ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए पार्लियामेंट कैसे करती है? लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। पार्लियामेंट कैन स्क्रूटिनाइज द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। कैसे करती है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। चाहे वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करे, चाहे क्वेश्चन आवर में प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन करे, एंड रिव्यूइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज रिव्यू करने के लिए मजबूर कर देती है। कभी कभी पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती हैं जो गवर्नमेंट के या कैबिनेट के या जो भी इश्यूज हैं उन पे चर्चा करने के लिए कमेटी भी बन जाती है। अप्रूवल ऑफ बजट। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बजट बनाया उसको लेजिस्लेचर को पास करना जरूरी है। हालांकि अगर कोई सरकार बहुमत में है तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है या कोalition पार्टनर बीच में कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वो ऐसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों अपना कंसेंट ना देकर। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसमें पार्लियामेंट है और कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट पास कर दे तो गवर्नमेंट इनको रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसलिए इसके थ्रू भी लेजिस्लेचर इनको कंट्रोल करती है। लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट passes laws that define powers and limits of executive। तो जो एग्जीक्यूटिव ने इनिशिएट किया है, चाहे वो बिल हो या का नया कानून हो, चाहे वो कोई नई पॉलिसी हो, तो उसमें जब तक लेजिस्लेचर का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो पास नहीं होगा। इसलिए लेजिस्लेचर का यानी पूरे जो लेजिस्लेचर है हमारी उसका अप्रूवल जरूरी है। फिर इट इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स। और कोई भी ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं, यानी जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जैसे कि आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया या और कोई ऑर्गन हो गया, तो ये जो सिर्फ लेजिस्लेचर है और जिसमें लोकसभा है, यही होते हैं जो जिसमें गवर्नमेंट के जो लोगों द्वारा ये चुने जाते हैं। वाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? क्यों दो हाउस होने चाहिए? जैसे हमारे पास है लोअर हाउस जैसे लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि हमें सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन देनी है। अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं सोसाइटी में, उनके बिलीव्स, उनके ज़रूरतें सब अलग अलग हैं। तो सबको रिप्रेजेंटेशन देने, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, लोग कहीं यूपी से हैं, कहीं तमिलनाडु से हैं, कहीं आंध्र प्रदेश से, उनकी भाषा, उनकी ज़रूरतें, इच्छाएं सब अलग अलग हैं, रिक्वायरमेंट, सोशल कंडीशन सब अलग अलग है, तो इन सबको रिप्रेजेंट करना है। डबल चेक ऑन एवरी मैटर। अब क्या होता है कि जो भी बिल या मैटर लोकसभा से पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में आता है, वहां पर भी बहस होती है और वो डबल चेक हो जाता है। कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बिल हो या कोई ऐसी पॉलिसी हो वो लोकसभा ने जल्दबाजी में पास कर दी हो, तो ऐसे में ये डबल चेक होता है और अगर कोई पॉसिबिलिटी रिकंसिडरेशन की है तो वो भी हो जाता है। एंड सेकेंडली, अगर किसी वजह से लोकसभा डिसॉल्व हो गई है नहीं है तो भी एक जो हमारा चैम्बर है वो मौजूद है। तो इस तरह से हमें पार्लियामेंट के हाउसेस चाहिए। और
राज्यों की अलग अलग सरकारें, कहीं केवल 6 राज्य हैं जिसमें बाईकैमरल है, बाकी में यूनिकैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। अब हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होती है और लोग चुनते हैं, लेकिन ये लोगों के द्वारा चुना गया सदन नहीं है। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके एमएलए वो इनको इलेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? सभी राज्यों के एमएलए इन राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ द कंट्री गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर मान लीजिए सिक्किम छोटा शहर है या छोटा देश है, राज्य है, तो वहां से एक मेंबर होगा, यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है। और जैसे यूपी बड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ से 31 मेंबर है। तो इस तरह से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट यहाँ पर होंगे, हर राज्य से कितने लाए जाएंगे। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड, तो 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो ये कभी फुली डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये दोबारा भी री इलेक्ट हो सकते हैं, इनमें से कुछ री इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसमें पूरी तरह से हाउस डिसॉल्व नहीं होता। और राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो राज्यसभा है इसमें 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि इन्होंने किसी खास क्षेत्र में कोई ऐसे काम किए हुए हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरह से ये राज्यसभा का हमने देखा क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, 6 साल के लिए होती है, और ये इसके 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और दोबारा से चुने भी जा सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। और इसके 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो लोकसभा के हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। ये नेशनल लेजिस्लेचर के लिए है। और स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग है और उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, तो वो भी वहाँ के राज्य के द्वारा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, तो दिल्ली के लोग जो हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करेंगे। एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो जैसे बताया कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। जहां पर कम जनसंख्या है वहां निर्वाचन क्षेत्र कम होंगे, जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां ज्यादा होंगे। जैसे यूपी में ज्यादा है और सिक्किम में कम है। तो ये निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और फिर चुनाव होते हैं, और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोट करते हैं। काउंटिंग होती है, उसके बाद जो लोग जीत जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जीत जाते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक चुना जाएगा। अगर 7 हैं तो 7 चुने जाएंगे। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे मैंने बताया कि अगर करोल की कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे चाहे 6 पार्टीज अपने कैंडिडेट खड़े, वो एक चुना जाएगा जिसको बहुमत प्राप्त होगा। और वोट कौन करेंगे? 18 साल से ऊपर के लोग। एट प्रेजेंट देयर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, पूरे देश में मिला के 543 हैं। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए चुनी जाती है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व इफ नो पार्टी कैन फॉर्म गवर्नमेंट, अगर किसी को बहुमत ना मिले तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करे डिसॉल्व करने के लिए,
तो रिजॉल्व हो सकती है। वो तब हो सकता है जब उसे लगे कि उसका पूरा नंबर नहीं है। अब हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी है। मेन फंक्शन इसका लॉ मेकिंग है। और लेकिन ये जो कंसर्न मिनिस्टर, मान लीजिए किसी एजुकेशन के लिए कोई बिल पास करना है या लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी निर्धारित करनी है, तो उसके लिए कंसर्न मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस अफसर होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, ये लोग जो है बिल को ड्राफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो मेन पॉलिसी कंसर्न मिनिस्टर की है या सरकार की है। जो ड्राफ्टिंग ऑफ बिल है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, और उसके बाद उसको जो कंसर्न मिनिस्टर है वो उसको इंट्रोड्यूस करता है। और ये जो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं बाय अप्रूवल ऑफ कैबिनेट अप्रूव करती है, ये बिल इंट्रोड्यूस होता है और पार्लियामेंट में रखा जाता है, और तब उस पर वोटिंग होती है और फिर वो कानून का रूप लेता है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही है। एग्जीक्यूटिव कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। पहले भी बताया था कि जो पार्लियामेंट जो बनी है, जो लोअर हाउस है जिसमें मेंबर्स जीत गए हैं, उसमें से कुछ को मिनिस्टर बनाया जाता है। उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, तो वो जो है एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। वहां पर जो है इस पे कंट्रोल किया जाता है डिस्कशन से, डेलिब्रेशन से डिस्कशंस, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ। हो सकता है कि जो लॉ नया लाया जा रहा है या जो नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं, वो जब पार्लियामेंट के आगे रखा जाए तो वो उसको अप्रूव करे या ना करे, रिफ्यूज भी कर दे, लेकिन ज़्यादातर अगर मेजॉरिटी है तो वो पास हो ही जाते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल है ये भी जरूर, और नो कॉन्फिडेंस मोशन है। जब बजट लाती है सरकार तो भी उस पर डिस्कशंस होते हैं और काफ़ी बहस होती है, उसके बाद ही अप्रूव होता है। और अगर सरकार के या किसी मंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उससे भी सरकार गिर सकती है। तो इन सब मेथड्स को यूज करके जो है एग्जीक्यूटिव पे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। फाइनेंशियल फंक्शन है। अब किसी भी देश को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कैसे आते हैं? टैक्सों से। और फिर उनको स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है, तो ये सब चीजें हैं। तो कंट्रोल टैक्सेशन, तो लेजिस्लेचर जो है देखती है कि सरकार ने जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं, उन पे डिस्कशन होता है। कैसे पैसे को खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाएगा, इस पे बकायदा डिस्कशन होता है। और ये देखा जाता है कि ना तो सरकार मिस स्पेंड करे, ना कहीं पर ओवर स्पेंड करे। मतलब जो भी मनी टैक्सेशन के थ्रू आई है उसको जुडिशियली स्पेंड किया जाए। तो बहुत डिस्कशन के बाद और बहस के बाद इनको बिलों को पास किया जाता है। फिर है रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है, जैसे पहले बताया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। लोकसभा में बैठने वाले जितने भी सदस्य हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ये इन्हीं के बिहाव पे सरकार चलाते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग रीजन से आए हैं। कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। तो वहाँ के रहने वाले लोगों के अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग चिंताएं हैं, उनके अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग सोशल कंडीशंस हैं। तो वो सबको ये वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी लोगों को, जिन लोगों के माध्यम से वो चुन कर आए हैं, उनकी बात के साथ उनको पार्लियामेंट में वो रखते हैं, और एक तरह से पार्लियामेंट के साथ आम लोगों को कनेक्ट करते हैं। ये डिबेटिंग फंक्शन जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालाइजेज एवरी इशू। कुछ भी पार्लियामेंट में पॉलिसी निर्धारण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए डिबेट होती है। जैसे बताया, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर ना हो के जनरल इशू हो, तो उसके लिए जो है हर मेंबर जो है बोल सकता है,
और बिना किसी फियर के बोल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनको क्वेश्चन आवर में जवाब देना होता है, 0 आवर में जवाब देना होता है। तो ये सब जो है फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, कभी कभी वॉकआउट होते हैं, कभी कभी जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है या इम्प्रेस करती है, या फिर इवन कभी कोलिशन मेंबर्स हैं वो भी बोल सकते हैं और सरकार को अपने जो निर्णय है उनमें बदलाव लाने पर मजबूर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन: all amendments of the constitution have to be approved by special majority of both the houses। अगर कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई संशोधन लाना है, बिल में बदलाव लाना है, किसी कानून में बदलाव लाना है, तो उसके लिए अप्रूवल दोनों हाउसेस चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी इन 2/3 मेजॉरिटी से चाहिए। इलेक्टोरल फंक्शन: it elects president and vice president of India। Judicial functions: removal of president and judges of High Court and Supreme Court। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.